चलिए जी, वेलकम बैक। आफ्टर हाफ ईयरली एग्जाम्स हमारा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है अब। ठीक है जी, इशू ऑफ डिवेंचर्स। हाफ ईयरली तक अभी तक हमने सेकंड बुक स्टार्ट की थी। ठीक है जी, हमने सेकंड बुक स्टार्ट की थी, उसके अंदर दो ही चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर हमारा हो चुका है, इशू ऑफ शेयर्स। एक अच्छी बात आपको मैं बताता हूं जी, हमारे सिलेबस के जो मेन मोटे मोटे चैप्टर्स हैं ना, वो हो चुके हैं। जो बड़े बड़े सबसे बड़े बड़े चैप्टर्स हैं ना, ऑलरेडी डन। शेयर कैपिटल, फंडामेंटल, ये दो पहाड़ चैप्टर हैं, ये दोनों हो गए। उसके बाद एडमिशन, ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है, वो हो चुका है। अब जितना भी हमारा सिलेबस रह गया है ना, वो मीडियम टाइप का रह गया या इजी लेवल का रह गया है। मतलब अब बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं आएंगे। हर चैप्टर 8-10 दिन में खत्म हो जाएगा, कोई कोई चैप्टर 2-2 दिन में भी खत्म होगा। इकलौता चैप्टर रहता है थर्ड बुक का लास्ट चैप्टर, कैश फ्लो, जो हमारे वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उसको मैं एक बड़ा चैप्टर बोल देता होता हूँ। अदरवाइज हमारे जो मोटे मोटे चैप्टर्स हैं मुश्किल वाले, वो खत्म हो गए। इवन देन अभी हमारे पास फर्स्ट बुक का एक चैप्टर रहता है डिसोल्यूशन, 12 दिन लेके जाएगा। सेकंड बुक का एक चैप्टर रहता है डिबेंचर्स, जो आज स्टार्ट करने ले जा रहे हैं, 7-8 दिन, 7 to 10 डेज ले जाएगा। ठीक है, उसके बाद वाले चैप्टर्स भी ऐसे छोटे छोटे ही हैं, एक एक महीने वाले जो चैप्टर थे खत्म हो गए। अब चैप्टर कौन सा हमारा, सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर। अब पिछले साल देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 8-9, ये मैंने अभी नहीं लिखा, मैंने फाइल ही अब 1 साल के बाद खोली होगी, ये वाली डिबेंचर्स वाली, 6-7 महीने के बाद। ये मार्क्स लिखे हुए हैं बेटा, 8-9 मार्क्स, यानी कि पिछले साल जो मैंने प्रिडिक्शन करी थी इस चैप्टर में से 8-9 नंबर का आएगा। ठीक है जी, आप लोगों को एक बार के लिए मैं बता देता हूँ, आप लोग भूल गए होंगे कि सर ये क्या चल रहा था और क्या एग्जाम स्ट्रक्चर रहने वाला है। सेकंड बुक है जी हमारे पास, सेकंड बुक के अंदर दो ही चैप्टर्स हैं। ठीक है जी, एक चैप्टर था इशू ऑफ शेयर्स, दूसरा चैप्टर है इशू ऑफ डिबेंचर्स। इन दोनों को मिलाएं, यानी कि सेकंड बुक हमारे पास है सीबीएसई के द्वारा 24 मार्क्स की, पंजाब बोर्ड में मे बी 20 नंबर की होगी। ठीक है, 20 से 24 नंबर, हम सीबीएसई के हिसाब से लिख रहे हैं 24 मार्क्स। तो 24 मार्क्स इन दोनों चैप्टर को मिला के बनते हैं। तो पिछले साल मैंने प्रिडिक्शन की थी कि इस चैप्टर में से 8-9 नंबर का आएगा, तो यानी कि बाकी 16 नंबर का आएगा शेयर्स वाली बुक में। तो सेम प्रिडिक्शन है, लेकिन पिछले साल क्या आया है वो सुन लो। पिछले साल डिबेंचर्स चैप्टर आया 10 नंबर का, यानी कि ये चैप्टर आया एक तरह से 14 मार्क्स का। लेकिन 14 की जगह सीबीएसई ने थोड़ी सी नरमी लगाई या कैलकुलेशन भूल गए, उन्होंने शेयर्स का 16 नंबर में डाल दिया था, यहाँ पे 8 की जगह 10 डाल दिया। अब सोचो अगर इस चैप्टर में 10 नंबर का आ रहा है ना, तो आप लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर ना शेयर्स वाले से आधा इजी है, यानी कि सिर्फ 25%। अगर इश्यू ऑफ शेयर्स को मैं 100% की कैटेगरी में डालता हूं, तो इश्यू ऑफ डिबेंचर उससे 4 गुना कम टाइम लगेगा। इश्यू ऑफ शेयर्स को हमारे 35 दिन लगे थे अप्रोक्सीमेट, इसको 7 to 8 डेज लगेंगे, तो 4 गुना टाइम यहाँ पे बच गया, और 4 गुना ही आसान है ये। इश्यू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर का ही कॉन्टेक्स्ट आपका इश्यू ऑफ डिवेंचर में डलेगा। तो ये वाला चैप्टर आप लोगों को प्रे करनी चाहिए कि इश्यू ऑफ शेयर्स में से उल्टा कम आ जाए, डिवेंचर में से ज्यादा आ जाए। शेयर्स को मैं मुश्किल चैप्टर मानता हूं, कई कई कॉन्टेक्स्ट ऐसे हैं, कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, लेकिन इश्यू ऑफ डिवेंचर में टॉपिक्स तो हैं 7-8, लेकिन सारे आसान है, जिसमें से 3-4 टॉपिक तो हमारे कॉमन है पिछले वाले चैप्टर्स के। ठीक है जी, स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपको पता लग गया तो एग्जाम में इधर अपनी बुक में लिख दो 8 to 10 मार्क्स, जहां पे हमने पिछले साल 8-9 मार्क्स लिखा था, तो इन एग्जाम 8 से 10 मार्क्स। और जो अभी एग्जाम खत्म हुए हैं उसमें 10 नंबर का आया चॉइस को छोड़ के। तो सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर है ये, दो ही चैप्टर हैं, एक हो गया, एक कर रहे हैं, सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इसका सिंपल मतलब मैंने खत्म कर दिया। अगर मुझे अपने पिताजी को या नॉन कॉमर्स के किसी बच्चे को समझाना हो ना, किसी बंदे को समझाना हो डिबेंचर्स क्या है, डिबेंचर्स इज जस्ट अ फैंसी नेम ऑफ लोन, बात खत्म। मतलब हमने क्या किया, इधर देखो, डिबेंचर्स का सिंपल मतलब क्या है, इशू ऑफ डिबेंचर का लोन टेकन, मतलब लोन को ही डिबेंचर कहते हैं। आप मुझे बताओ, मैंने आप लोगों को एक फैंसी शब्द बताया सिनोनिम्स, लोन को डिबेंचर कहते हैं, आप लोग कोई 2-3 और बताना लोन को और क्या कहते होंगे, हिंदी इंग्लिश जहां मर्जी। एक लोन को बोलते हैं क्रेडिट, बिल्कुल ठीक है, कर्जा, बिल्कुल ठीक है, और लोन का सिनोनिम्स, और फंडिंग नहीं, और ओवरड्राफ्ट ना, वो नहीं, उधार लेना, उधार लेने को इंग्लिश में बताओ, बोरो करना ना। जब हम उधार लेने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दो ही शब्द आते हैं, या तो लोन या बोरोइंग।
ये दो शब्द खेलते होते हैं, लोन या बोरोइंग। अब मैं देख रहा था दो जनों ने ना एक दूसरे को बताया बोरोइंग बोरोइंग, क्लास टीचर को नहीं बता पाई। तो आप चीज सोचो, आपको पता है आप उस टीचर को नहीं बता पा रहे जहां पे आप पिछले 6 महीने से पढ़ रहे हो, वाइवा वाले टीचर को आप कैसे कंफर्टेबल करोगे ना। समझ रहे हो? आपको मैंने परसों बोला था अगले 3 महीने 4 महीने का अपना थॉट ऑफ प्रोसेस चेंज कर दो। ये सोचो कि अब हमें थोड़ा थोड़ा बोलना भी है, वाइवा वाले को भी तो सुनाना है ना। तो वाइवा वाला आपके बुआ का बेटा तो निकलेगा नहीं कि आप चुप बैठ के वो आपको नंबर दे देगा। कुछ करोगे तभी नंबर मिलेंगे। अगर 5-6 नंबर का वाइवा है, 4 नंबर सभी को मिलेंगे, याद रखना। कुछ नहीं सुना के जाओगे तो वो आपका इम्प्लाइड बुआ और मासी का बेटा है। 2 नंबर के लिए आपको लड़ना है, समझ रहे हो? 6 में से 4 नंबर या 5 में से 3 नंबर तो सारी क्लास को मिलेंगे, तुम गलत भी सुनाओ, स्कूल वालों ने भी तो देखना है ना। तो 5 में से 0 वाइवा को कभी नहीं मिलते, 3 सभी को मिल जाते हैं। तो जो 3 में खुश हो रहा है, अगर आप लोगों को मतलब आती है चीज, अगर आप उसमें खुश हो रहे हो तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। हमें एक्स्ट्रा वो 1-1 2-2 नंबर के लिए लड़ना है टॉप पे। तो 100 में से 70 तो सारे आ जाएंगे यार, सभी के आ जाएंगे। हमें तो ऊपर वाले 1-1 2-2 नंबर के लिए लड़ना है सेम। ठीक है जी। तो वाइवा को हमें क्या क्या सुनाना है, तो यहाँ पे थोड़ी सी आदत बनानी शुरू कर लो। मुझे ना बताया करो, वैसे ही बोल दिया करो। ज्यादा से ज्यादा यार क्या होगा, गलत होगा। और ज्यादा सोचते क्या होगा, मैं डांट दूंगा, बेइज्जती कर दूंगा। इसके अलावा यही चीज मैंने पेपर से पहले बोली थी 2-3 बच्चों को कि जिसको टेंशन हो रही है पेपरों की, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फेल, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। तो वाइवा की तैयारी अभी से थोड़ी थोड़ी करनी स्टार्ट करो। 3-3 4-4 वाइवा हैं और कोई कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा बोला करो। तो लोन को हम क्या बोलते हैं, 2 ही वर्ड यूज करते हैं जब हम पैसा उधार पे लेते हैं, या लोन या बोरोइंग। तो जब कंपनी करती क्या है, अब कंपनी, मेरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जी ऑफिशियली। अब कंपनी को पैसा चाहिए जी काम करने के लिए। कंपनी को काम करने के लिए पैसा चाहिए, प्लांट लगाना है, मशीनरी लगानी है, बहुत सारा माल इंपोर्ट करना है। हमारे ट्रम्प अंकल जी टैरिफ लगाते जा रहे हैं, तो हमें किसी ना किसी तरह काम करना है। अब काम करने के लिए शेयर होल्डर ने कंपनी में पैसा लगाया जी। हम थोड़ी बड़ी कंपनी के हिसाब से अब सोचना शुरू करते हैं। उन्होंने 50 CR लगाया, 50 करोड़ रुपए। सही मायने में अगर रिलायंस कंपनी है, 50 करोड़ उनके लिए 50 रुपए के बराबर भी नहीं है। अगर उनको कोई प्लांट या मशीनरी लगानी हो ना, आजकल अगर मुझे, मैं आपको सिंपली बताता हूँ, मेरे 2-3 क्लाइंट्स हैं जिन्होंने सेलर बनवाया था। सेलर बनवाने बनवाने में 6-7 करोड़ लग गया था। सेलर सबको पता है क्या होते हैं, हमारे अनाज मंडी के पीछे बड़े सारे सेलर हैं, गंडागढ़ी के पास बड़े सारे सेलर हैं। सेलर सबको पता है, कभी ना कभी सुन रखा होता है। सेलर बनाने के लिए, ठीक ठाक सेलर बनाने के लिए 4 से 8 करोड़ चाहिए। थोड़ा सा एक मशीनरी और लगानी है तो ऐसे 4 करोड़ ऐड ऑन करते चले जाओ, जिसमें सिर्फ जीरी या चावल साफ हो रहे हैं, सॉर्ट ऑफ। अब आप सोचो, अगर किसी को एक अच्छा प्लांट लगाना हो, एसी बनाने का, गाड़ी लगाने का, तो उसके लिए तो 50 CR कुछ भी नहीं है। 50 करोड़ जीरकपुर में, लांड्रा में, खरड़ में जो बड़ी बड़े बिल्डर्स हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, 200-200 करोड़ का एक टावर बिल्डिंग खड़ी होती है, उसमें 500 फ्लैट बनते हैं, फिर 1-1 करोड़ के बेचते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है, इस लेवल पे भी थोड़ा सोचा करो। कंपनियों के लिए हमेशा आप 100 रुपए या 5 लाख रुपए सोच के नहीं चल सकते। अगर कंपनी को 50 CR चाहिए प्लांट मशीनरी लगाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, यूज हो गया, कंपनी को और पैसा चाहिए, फंडिंग। बताओ कंपनी और पैसा कहां से लगाती है? ये 50 CR वो हैं जो इन्होंने ओन फंडिंग की। शार्क टैंक इंडिया में इसको बोलते होते हैं, अपने पैसे को क्या बोलते हैं, बूट स्ट्रैप। बहुत बढ़िया जी, बूट स्ट्रैपिंग कंपनीज। बूट स्ट्रैपिंग का मतलब जब आप अपना पैसा लगाते हो। ठीक है जी। कंपनी को थोड़े पैसे और चाहिए, बताओ कहां से आएंगे? लोगों से आएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शेयर्स। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। सेकंड आंसर मेरे को सुनना भी वही था, है भी वही। दूसरे नंबर पे मेरा पैसा खत्म हो गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लोगों से लेना पड़ेगा, या इसका एक ऑल्टरनेट आंसर है वो मैं तीसरे पे लिख दूंगा। तो सेकंड में मैंने क्या किया, कंपनी ने शेयर्स इशू किए। याद है शेयर्स इशू करना क्या मतलब क्या होता था? हम मार्केट में शेयर्स बेचेंगे, लोग हमारे कंपनी में पैसा लगाएंगे, वो कंपनी को हम उनको हिस्सेदारी दे देंगे, 1%, आधा परसेंट, कुछ शेयर्स दे देंगे। तो कंपनी ने 100 करोड़ रुपया शेयर्स वालों से भी इकट्ठा कर लिया, शेयर्स इशू करके। कंपनी को पैसा और चाहिए, कंपनी अच्छी चल रही है, कंपनी कह रही है हम एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं माल। और बताओ फंडिंग कहां से आ सकती है? हाँ जी, बैंक से पैसे लेके। बिल्कुल ठीक है, बैंक से लोन। बहुत बढ़िया जी, सही दिशा में जा रहे हो आप। लोन टेकन फ्रॉम बैंक। तो शेयर से भी पहले बैंक लोन आता है वैसे सही मायने में, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं सीख रहे। पैसा आ गया। कितना पैसा लग चुका है कंपनी में, ये समझ लो कि 60 करोड़ का हमने और लोन लिया है। कितना पैसा लग चुका है? 210 करोड़।
कंपनी को प्रॉपर और प्रोजेक्ट बनाने के लिए और पैसा चाहिए, एक्सपैंड करेंगे पैसा चाहिए। अब पैसा और कहां से आएगा? अब हमें अगर और पैसा चाहिए, सबसे पहले मेरे पास अपना पैसा था, ठीक है, मैंने देखा कुछ और पैसा है, तो मेरा सारा पैसा लग चुका है, मेरा सारा पैसा कंपनी में लग चुका है 50 करोड़। फिर उसके बाद मैंने लोगों को शेयर्स बेचे, वहां से भी पैसा आ गया। तो मेरे पास एक और आंसर आना चाहिए था जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लोगों से थोड़े शेयर्स और बेच दो, लोगों को और आईपीओ निकाल दो। तो आप ऐसे समझो आईपीओ की भी एक तरह से एक लिमिट होती है। तो मैंने पब्लिक के पैसे भी सारा खा लिया, बैंक से लोन जितना मिल सकता था मैंने ले लिया। तो मैंने क्या किया, एक और इंडिया में सोर्सेज हैं हमारे वर्ल्ड में कि आप पब्लिक से लोन ले लो, क्योंकि वहां पे पब्लिक इन्वॉल्व है। जैसे शेयर्स में पब्लिक इन्वॉल्व थी, तो यहाँ के जहां जहां पब्लिक इन्वॉल्व होगी, आपको फंडिंग चाहिए, पैसा चाहिए, तो फिर गवर्नमेंट लॉ लेके आएगी, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन रखेगी उस चीज के। तो जब मैं लोन लेता हूं पब्लिक से, ठीक है जी, पब्लिक से मैं लोन लेना चाहता हूं, क्योंकि बाकी मेरे सारे सोर्सेज यूटिलाइज हो गए, तो पब्लिक से मेरे को 90 सीआर का लोन चाहिए, तो ये मेरी चौथी फंडिंग हो सकती है। अब पब्लिक में याद करो, हमने शेयर का प्राइस क्या रखा था, याद है आप लोगों को? 10 100, हमने 10 मान के चला था ज्यादातर एग्जांपल्स में। तो हमने क्या किया था, एक शेयर का ना प्राइस निर्धारित कर दिया था कि भैया ये एक शेयर है, ऐसे ही होते हैं शेयर्स भी, ऐसे ही सर्टिफिकेट मिलता है। हमने लोगों को बोला, एडवर्टीजमेंट चला दी, आजकल तो सारा कुछ ऑनलाइन चलता है ना। अब आप लोग थोड़ी कहते हो कि नोट्स फोटोकॉपी कराने हैं, आप लोग भी तो आज की जनरेशन में क्या कहते हो, भाई नोट्स पीडीएफ भेज दो, है ना, व्हाट्सएप कर दो, यही होता है। तो ये शेयर सर्टिफिकेट होता है और कुछ नहीं। अब आपको अगर लोगों से पैसा लेना है, क्या प्रैक्टिकली यही सोच सकते हो सारे लोग इक्वल लेवल पे अमीर गरीब नहीं निकलेंगे? पब्लिक क्या इक्वल लेवल पे फाइनेंस्ड हो सकती है? कोई लोग अमीर होंगे, कोई बहुत ज्यादा अमीर होंगे, कोई मेरे जैसे होंगे थोड़े ठीक ठाक से गरीब से, जो एक शेयर खरीदना चाहता है ना, कई आप लोगों के जैसे अमीर लोग होंगे। तो जब हमने शेयर का एक प्राइस रखा था, ताकि लोगों को बता तो सके ना कि शेयर एक यूनिट है और उसका एक प्राइस है। हम 10 रुपए का मिनिमम शेयर का प्राइस रख रहे हैं, जिसने खरीदना है खरीद लो। आप अगर एक खरीदोगे तो आप एक शेयर की हैसियत के कंपनी के मालिक बन गए। किसी ने 1 CR शेयर खरीदे, 1 करोड़ शेयर्स, 10 रुपए का एक है, यानी कि 10 करोड़ रुपए के, तो वो 10 करोड़ की हैसियत का कंपनी में मालिक बन गया। सेम इसी तर्ज पे ना कंपनीज एक्ट ने, यानी कि गवर्नमेंट ने कंपनीज एक्ट 2013 ने डिबेंचर्स को भी लॉन्च किया। कहते पब्लिक से लोन लेना है, कितने का लोन लेंगे, तो एक लिमिट होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए। तो कंपनी ने बोला कि हम एक काम करते हैं, हम डिबेंचर को भी शेयर्स की तरह एक यूनिट प्राइस में बांट देते हैं। सेम इन्होंने भी क्या किया, डिबेंचर का एक प्राइस फिक्स कर लिया, डिबेंचर का प्राइस वही 10 रुपए या 100 रुपए, यानी कि 10 रुपए का लोन। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, हिमांशु कह रहा है भैया मेरे पास 20 रुपए हैं, मैं कंपनी को लोन देना चाहता हूं, कंपनी में फंडिंग करना चाहता हूं। मैंने कहा कितनी, कहता 20 रुपए की। क्या लीगली वो कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि कंपनी ने बोला ना एक डिबेंचर का प्राइस 10 रुपए है, जिसने खरीदने हो वो खरीद सकता है। लेकिन आपको याद है इसमें मैंने एक प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट जोड़ा था, किसी को याद आता हो तो सोच के देखो यार। कंपनी कह रही है, अब हिमांशु कह रहा है भैया 2 डिबेंचर खरीद रहे हैं, 2 शेयर 10-10 रुपए के, कंपनी इतनी वेली है क्या? याद है मैंने एक वर्ड तब निकाला था, लोड साइज, याद है जब मैंने कहा था 60-70 शेयर्स का एक लोड साइज बन जाता है। नॉर्मली वो रेंज बनती है 10 से 15 हजार की। अभी भी मैं 2-3 दिन पहले एक आईपीओ रजिस्टर करने लगा था, अप्लाई करने लगा था, तो उसमें भी 13,000 कुछ था। ज्यादातर एक एक लोट निकलता है, जो मैक्सिमम वो 12-15 हजार के निकलते हैं। तो कंपनी लीगली एक डिबेंचर सेल कर सकती है, क्योंकि कंपनी ने ही रखा था कि डिबेंचर का प्राइस। अब सोच के देखो यार, ये कंपनी है जी, ठीक है, ये कंपनी है, यहाँ पे एक बंदा आया, इसने इस कंपनी में एक डिबेंचर खरीदा, यानी कि आप इसको ये कह सकते हो इसने कंपनी को 10 रुपए का लोन दिया। मुझे पहले पहले अपने 10 रुपए पे थोड़ी ना हंसना है, हमें पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं, फिर प्रैक्टिकली पंच भी बीच में जोड़ेंगे कि प्रैक्टिकली ट्विस्ट क्या होता है। क्या 10 रुपए कंपनी इतनी वेली है 10 रुपए, है ना? लेकिन अगर मुझे स्टार्टिंग से सीखना है जड़ से, तो आपको सिर्फ ऊपर लेवल की बातें नहीं पता होनी चाहिए कि भाई साहब मैंने 2.5 लाख का खरीदा, भाई पता तो चले 2.5 लाख का क्या है। तो कंपनी सबसे पहले एक डिबेंचर का प्राइस रखती है, उस डिबेंचर को लोन बोलते हैं,
क्योंकि कंपनी के लिए फंडिंग के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। हो सकता है बंद ना भी हो, आप लोगों को सिर्फ मेरे ये समझाए हुए मतलब कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना कि सर ने कहा था कि ये रास्ते बंद हो गए, शेयर्स, कंपनी का मन है आईपीओ नहीं निकालना, शेयर्स नहीं करना, बैंक से लोन नहीं लेना, कंपनी सीधा सीधा डिबेंचर भी इश्यू कर सकती है, यानी कंपनी इसी में से सेकंड थर्ड नंबर पे भी जा सकती है डिबेंचर इश्यू करने। ये चेन तो मैंने आपको समझाने के लिए बोली ताकि बच्चों का दिमाग खुल सके। कंपनी को अपना फंडिंग के लिए पैसों की जरूरत थी, पिछले सारे रास्ते बंद होते चले गए, बैंक से लोन लेना था सारा ले लिया, गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलनी थी मिल गई, अपना पैसा लगाना था बूटस्ट्रैपिंग कर लिया, लोगों से लेने थे आईपीओ शेयर्स बेच के ले लिए, अब कहां से लेके आऊं, तो एक और जुगाड़ निकलवाया उनके सीए ने, एक काम करते हैं जी डिबेंचर्स इशू करवा देते हैं पब्लिक से। अब पब्लिक से पैसे इकट्ठे कर रहा हूं, मालिक को तो ये बात समझ में आ रही है, पर सीए कहता जस्ट होल्ड माई ग्लास, हम पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, शेयर्स के नाम पे नहीं करेंगे, अब लोन के नाम पे करेंगे, और उसके बदले में शेयर्स के ऊपर कभी इंटरेस्ट नहीं देती थी कंपनी, डिविडेंड देती थी, साल में जितना कमा लिया आपस में बांट लेंगे, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, प्रॉफिट बांट लेंगे। लेकिन कर्जे के ऊपर प्रॉफिट होता है क्या? आप सोच के देखो, जिसको आप लोन बैंक से लोन लेते हो या देते हो, तो लोन के ऊपर का जो सांप बैठा है वो कौन है? वो तो इंटरेस्ट है। तो यानी कि जिसने कंपनी को लोन दिया, ये डिबेंचर्स जिसने खरीदे, जो शेयर खरीदते थे उसको क्या कहते थे हम? जो डिबेंचर खरीदेगा तो डिबेंचर होल्डर, यानी कि वही व्यक्ति वही इंसान। उस इंसान डिबेंचर होल्डर में गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई दूसरी कंपनी भी हो सकती है, हम जैसे इंसान भी हो सकते हैं। तो ये भैया बैठे डिबेंचर होल्डर जिसने कंपनी को 10 रुपए का कर्जा दिया, कंपनी इसको बदले में 10 रुपए के बदले में इंटरेस्ट पे करेगी, ऐसे हिसाब चलता रहेगा। अब ये डिबेंचर 5 साल के लिए भी हो सकते हैं, 10 साल के लिए भी, मैक्सिमम डिबेंचर 10 साल के लिए हो सकते हैं। ये लोन लिख दिया गया कि 10 साल से ज्यादा नहीं लोन ले सकते, यानी कि जब आप इसको इंटरेस्ट दे रहे हो या फिर जब कंपनी जो है बदले में इसको कोई स्लिप भी तो देगी। यार आप सोच के देखो, इस 10 को मैं बदल देता हूं 10 CR, कोई बंदा 10 करोड़ रुपए कंपनी को ऐसे ही दे देगा? अब मेरे को बताना 10 करोड़ के कितने शेयर्स या डिबेंचर्स आ जाएंगे? 1 करोड़। 10 करोड़ रुपए के कितने आ जाएंगे? 1 करोड़। अब एक बंदा 1 करोड़ शेयर्स खरीद रहा है या डिबेंचर खरीद रहा है, यानी आज आपको समझ में आया लोन देने को भी हम क्या वर्ड बोलेंगे? डिबेंचर खरीदना, डिबेंचर सब्सक्राइब करना। अल्टीमेटली तो क्या है? लोन देना। कितने का लोन दिया? 10 करोड़ का, लेकिन बदले में कंपनी उसको 1 करोड़ डिबेंचर देगी। ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ ऐसे पर्चे देगी, पर्चा तो एक ही रहेगा ना, स्लिप तो एक ही रहेगी। उस स्लिप में नंबर ऑफ डिबेंचर्स क्या लिख देंगे? 1 करोड़, नंबर ऑफ डिबेंचर 1 करोड़, एक डिबेंचर का रेट 10 रुपए, तो टोटल वैल्यू ऑफ डिबेंचर क्या हो गई? 10 करोड़। तो ये वाला कंपनी साइन स्टैंप लगा के डिबेंचर होल्डर को दे देगी उस दिन से जिस दिन यहाँ पे एक तरह से मोहर लग गई। मोहर यानी कि लड़कियों के लिए, खैर लड़कों के लिए भी मोहर मतलब स्टैंप, साइन एंड स्टैंप लग गई, उस दिन से ये कोरा कागज ना कहलाएगा, ये कहलाएगा डिबेंचर सर्टिफिकेट। तो आप मुझे बताओ, डिबेंचर सर्टिफिकेट कौन इश्यू करता है? किसको? कंपनी इश्यू करेगी डिबेंचर। अब इसके ऊपर सुनो, सीबीएसई का 2-3 बार एमसीक्यू, डिबेंचर जो कंपनी को मिला है डिबेंचर सर्टिफिकेट, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इसके ऊपर एमसीक्यू बने हुए हैं सीबीएसई के फाइनल एग्जाम्स में। डिबेंचर इज नथिंग बट एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट गिवन बाय द होल्डर। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, एक्नॉलेजमेंट मतलब प्रूफ, डेट मतलब उधारी। ये एक उधारी का प्रूफ है जो कंपनी लिख के स्टैंप करके दे रही है कि इस हिमांशु ग्रोवर ने या जो भी है, क्या नाम बोलूं, शाहरुख खान ने, ठीक है जी, ये कंपनी में पैसा लगाया, पैसे के नाम पे कोई चिट्ठी तो चाहिए, पर्चा तो चाहिए, तो कंपनी उसको डिबेंचर सर्टिफिकेट दे रही है। इस डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर 2-3 एमसीक्यू आ चुके हैं फाइनल में, बोर्ड में एमसीक्यूज। तो डिबेंचर सर्टिफिकेट इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। एक्नॉलेजमेंट मतलब पर्ची, रिटर्न प्रूफ, डेट मतलब उस उधारी का। तो ये याद रखना, ये आपके पास असर्शन रीजनिंग में आएगा ये वाला क्वेश्चन। तो आपको एक डिबेंचर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब मैं चाहता हूं कि 2-3 इसमें से कुछ क्वेश्चंस आप उधेड़ो, कुछ आप मुझसे पूछो, फिर मैं आगे चलूं अगले पॉइंट पे। कैसे काम करता है, क्या और हो सकता है, सोच के देखना। इसका इंटरेस्ट एफडी से ज्यादा होता है, तभी तो लोग पैसा खरीद लगाते हैं। एफडी में इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं आज की डेट में 6 से 7%, मैक्सिमम ये चल रहे हैं, या 7.5।
अब डिबेंचर्स, अब मैं एक कंपनी के डिबेंचर लेना चाहता था, मतलब हर 6 महीने बाद मेरे पास उसकी मेल आ जाती है, तो बड़ा मैं इंटरेस्टेड होता हूं उसमें। डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट पता क्या था? 12.25 था, पता नहीं 12.50% था। मुझे बताओ एक इंसान किस इंटरेस्ट पे पैसा अपना उधार देना चाहेगा? डिवेंचर पे ना। फिर सर कंपनी वाले देते क्यों नहीं है? क्योंकि ज्यादातर कंपनियां देती हैं इंटरेस्ट रेट 9 से 10%। सर फिर भी तो फायदा ही है। अगर एफडी में देखो यार, मेरे पास पड़ा है आज की डेट में 15 लाख। आप अपने पेरेंट्स के हिसाब से अब सोचो, अब हम कंपनी के हिसाब से नहीं सोच रहे 50 करोड़ 200 करोड़। क्या आपके पेरेंट्स के पास 10 से 15 लाख रुपए होता है? इतना तो सबके पेरेंट्स के पास होता है, या फिर पिछले कई सालों से इकट्ठा कर रखा है। अब उनके पास 10 से 15 लाख फालतू पड़े हैं। मुझे बताना इन दोनों ऑप्शन में से कहां पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे? डिबेंचर पे इंटरेस्ट करना चाहेंगे। फिर भी आप लोगों में से एक बच्चे का भी पेरेंट्स नहीं होगा जिसके पास डिबेंचर्स होंगे। नाम ही पहली बार सुना है सर, होना तो बड़ी दूर की बात है। मुझे तो सारा कुछ पता है, पिछले 10 साल से मेरे पास भी नहीं है। सर बात समझ में नहीं आई है ना? उधर 6-7% मिल रहा है, इधर 11-12% पैसा है, इंटरेस्ट है। 9-10 तो मैंने आइडियली बोल दिया ना, ज्यादातर कंपनियां 11-12 पे खेल रही हैं। फिर भी लोग क्यों नहीं कराते? रिस्क फैक्टर। हमें कंपनीज पे विश्वास कम है, बैंक पे विश्वास ज्यादा है। एफडी हम जन्म जन्म से सुनते आ रहे हैं, हमारा पैसा कहाँ है? एफडी में। हमने एफडी वर्ड बचपन से सुना हुआ है, पिछले 10 सालों से सुन रखा है। हमने कभी डिबेंचर वर्ड कॉमर्स वालों ने नहीं सुन रखा, तो हमारे मम्मी पापा ने क्या सुन रखा होगा? तो जिस झूठ को हम 4 बार सुन लेना, वो झूठ ही सच लगने लग जाता है। तो जिस सच के बारे में सुना ही ना हो, तो वो क्या सच लगेगा ना? तो हमने डिबेंचर के बारे में अवेयरनेस बड़ी कम है। बहुत कम कंपनियां जो डिबेंचर देती हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर 10% का कर्जा चढ़ जाता है इंटरेस्ट रेट का। इसलिए नंबर ऑफ डिबेंचर्स या उसकी चर्चा भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में बड़ी कम चलती है। हम इसको डिबेंचर बोल देते हैं। आपको कभी कभी जैसे रेस टू मूवी है सैफ अली खान की, या कई तरह की मूवीज हैं, वहां पे आपको डिबेंचर वर्ड सुनने के लिए मिलेगा, ओहो आई हैव द 1 बिलियन बॉन्ड्स। तो बॉन्ड को बोलते हैं, अंग्रेज लोग बॉन्ड को डिबेंचर बोल देते हैं, हम लोग डिबेंचर को डिबेंचर भी बोलते हैं। क्योंकि हम अंग्रेज वेस्टर्न कंट्रीज के बहुत बड़े फॉलोअर्स और भक्त है ना, तो अब हमने भी उसको, कोई कोई कंपनी अब उसको बॉन्ड बोलना शुरू कर गई हैं। तो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स आर सेम थिंग। वेस्टर्न कंट्रीज बॉन्ड बोलते हैं, हम डिबेंचर्स बोलते हैं। डिबेंचर के ऊपर लोन ले सकते हैं, वो तो बैंक वाले देखेंगे ना कि वो तो हर बैंक की अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं कि हम उस पे लेंगे कि नहीं। तो हमारे पेरेंट्स आज भी ज्यादातर एफडी में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि एफडी हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं। हमारे पिछली गली में बैंक है, वहां पे एफडी कराई, जब मन करे तुड़वा के आ जाएंगे। कंपनी मुंबई में बैठी है, पुणे में बैठी है, बेंगलोर में बैठी है, मुझे उसकी सुनवाई करनी हो, मैं कहाँ जाऊंगा? यहाँ पे सुनवाई करने बैंक जा सकता हूँ। थोड़ी सी लड़ाई होती है उसके मैनेजर के पास जा सकता हूँ, थोड़ी ज्यादा लड़ाई होगी तो पुलिस वाले पास चला जाऊंगा, थोड़ी और ज्यादा होगी तो उसके मोहल्ले के एमसी को लेके आ जाऊंगा। समझ रहे हो? कंपनी के लिए लड़ने कहां जाना पड़ेगा भाई मुझे? साथ वाले पुलिस स्टेशन तो जा नहीं पाओगे, तो आपको कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल कोर्ट में जाना पड़ता है। तो बंदा कहता है छोड़, क्या 2-3% का रिस्क है। तो इस वजह से इंडिया में डिबेंचर्स कम पॉपुलर हैं, क्योंकि हमारी यंग जनरेशन जब पैसा नहीं लगा रही डिबेंचर में ज्यादा, तो हमारे पेरेंट्स तो आप छोड़ ही दो, वो तो म्यूचुअल फंड में भी अभी नहीं लगाते, अभी भी म्यूचुअल फंड में थोड़े टाइम बाद लगाएंगे। तो डिबेंचर पे तो बाउंड होते हैं ना ना फिक्स, डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है। हर 6 महीने बाद आपके अकाउंट में इंटरेस्ट के पैसे आ जाया करेंगे। कंपनी को इंटरेस्ट देना मैंडेटरी है। दूसरा एमसीक्यू बताया मैंने आपको, एक एमसीक्यू याद है क्या बताया था? डिबेंचर सर्टिफिकेट की डेफिनेशन, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। दूसरा मैंने आपको बताया, डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड इंटरेस्ट है, वो कंपनी को पे करना पड़ेगा हमेशा, पे करना पड़ेगा हमेशा, चाहे कंपनी के पास पैसा है चाहे नहीं है। तो ये दूसरा एमसीक्यू पेपर में आया हुआ है कि कंपनी को डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट क्या करना पड़ता है? फिक्स देना पड़ता है। इसलिए कंपनियां डिबेंचर कम इश्यू करती हैं, वो जान के आईपीओ इश्यू करती हैं। आईपीओ में इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता उनको, तो हम क्या देते हैं भैया, कंपनी के मालिक हो, आपको ब्याज देंगे। अब सोच के देखो, घर वाले एक दूसरे को ब्याज देते हैं? आपके मम्मी आपको आपके पापा को या आपको पैसे दे रहे हो कि चले ले भाई 100 रुपए 1000 रुपए ले जा, वापस कर दियो, लेकर आप क्या इंटरेस्ट लेते हो क्या? तो मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर से इंटरेस्ट नहीं वसूल करती कि भैया आपकी तो कंपनी है, कंपनी आपकी अपनी कंपनी से ब्याज लोगे। तो ये सारे मतलब एक ब्लैकमेल, ये खेल चल रहा है। तो इसलिए कंपनियां डिबेंचर कम इशू करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा इशू नहीं करती,
क्योंकि जो मैंने 10 मिनट में आपके मन में वो धारणा बिठा दी है ना, तो फिर तो आपको ये लगेगा सर डिबेंचर चैप्टर ही क्यों है। मतलब पॉपुलर कम है, ऐसा नहीं है एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट करती हैं। इक्विटी शेयर और डिबेंचर होल्डर में तो जमीन और आसमान का। हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर में डिफरेंसेस होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर याद है, दो तरह के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। प्रेफरेंस वालों को भी फिक्स्ड, याद है किसी को, याद है किसी ने पढ़ा था शेयर कैपिटल की थ्योरी पढ़ के गए थे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, यानी कि 10% है तो हर साल। लेकिन बेटा अगर प्रॉफिट होगा तो ही, प्रेफरेंस वालों को ना फिक्स्ड पैसा मिलता है, फिक्स्ड प्रॉफिट हर साल 10% 15%। लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो, यहां पे अगर मैंने कंपनी को 50 लाख रुपए का या 15 लाख रुपए के मैंने डिबेंचर खरीदे, मुझे तो हर 6 महीने बाद या हर साल इंटरेस्ट चाहिए। कंपनी डूब रही है चाहे डूब चुकी है, तो इसलिए उसका जो इंटरेस्ट होता है वो चार्ज होता है। पी एंड एल के चैप्टर में किया था, फंडामेंटल चैप्टर में, चार्ज प्रॉफिट है चाहे नहीं है, पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में डालना ही पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज, नॉट एप्रोप्रिएशन। डिविडेंड इज एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट इज अ चार्ज, कंपल्सरी पे करना पड़ेगा। देखो जी यहाँ पे अब सामने चैप्टर के बारे में डिस्कशन हो चुकी है, अब ऑन पेपर देख लेते हैं। इस चैप्टर के भी नोट्स मैं नहीं लिखवा रहा, बस 2 ही चैप्टर के नोट्स लिखवाए हैं मैंने, पहली बुक का पहला चैप्टर, दूसरी बुक का पहले चैप्टर, है ना। अब इधर सामने है, हम तो सिलेबस खत्म करने पे जोर डालेंगे। ये वाली देखना, आपको डायग्राम समझ में आ रहा है, 3 डायग्राम्स यहाँ पे बने हुए हैं। अब जिसको समझ में नहीं आ रहे ना, तो ओम भट्ट स्वाहा है भाई उसके लिए, तो जिसको ये 3 एरोब समझ में नहीं आ रहे, इसकी 30 गुना डिटेल समझा दी मैंने। सबसे पहले नंबर पे देखना, सबसे पहले नंबर पे क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्टिविटी। पब्लिक में कौन कौन आ रहा है, मिस्टर ए, बी, विराट, कोई कंपनी, कोई गवर्नमेंट, कोई भी हो सकता है। पब्लिक में उन्होंने क्या दिया है कंपनी को, लोन, यानी कि पैसा। कंपनी के पास पैसा आ गया, कंपनी इनको बदले में क्या दे रही है, डिबेंचर सर्टिफिकेट, डिबेंचर सर्टिफिकेट। और उसके बाद इंटरेस्ट। जनरली कंपनीज जो इंटरेस्ट देती हैं, अब नहीं थोड़ा ठीक हो गया, बैठो बेटा। जनरली जो कंपनीज इंटरेस्ट देती है ना, कंपनी का मैंने आपको नॉर्मली इंटरेस्ट बता दिया 10 से 12% पर एनम। कंपनियां हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट पे करती रहती हैं। सर हर 6 महीने बाद 10% देंगे, नहीं, इंटू 6/12 करके। मैक्सिमम टर्म्स ऑफ डिवेंचर 10 साल, और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी 30 साल। इसका मीनिंग बताओ जल्दी से। नॉर्मली कंपनीज पब्लिक से 10 साल के लिए ही लोन ले सकती हैं, 10 साल से ज्यादा हो गया तो नहीं ले सकती। यानी को उसको कंपनी को डिबेंचर सर्टिफिकेट पे लिखना पड़ेगा कि ये लोन हम 5 साल 6 साल या 10 साल के लिए ले रहे हैं। सर उसके बाद क्या होना चाहिए, आप खुद सोचो, पैसे वापस करने पड़ेंगे। इरिडीमेबल डिबेंचर आजकल दुनिया से लुप्त हो चुके हैं डायनासोर की तरह। थ्योरी में है पढ़े हमारे पास ना, टाइप ऑफ डिबेंचर्स होते हैं, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। रिडीम का मतलब होता है रिफंड कर देना। यार आप खुद सोच के देखो, आपने बैंक को एफडी दी, बदले में इंटरेस्ट खाओगे, क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? आपने बैंक में एफडी कराई तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा क्या? सिर्फ एंड में जब 5 साल की एफडी कराई, सिर्फ 5 साल का इंटरेस्ट लेके आओगे, या वो वाली अपनी पूरी मिठाई भी तो लेके आओगे, प्रिंसिपल अमाउंट? जब बैंक में एफडी करा रहे हैं तो मुझे तो मिठाई तो चाहिए ही चाहिए, मतलब इंटरेस्ट, साथ में मेरे को मेरा प्रिंसिपल पैसा भी तो वापस मिलेगा। सेम विद डिबेंचर, मैंने लोन दिया भाई, मुझे मेरा पैसा तो वापस दे, साथ में इंटरेस्ट भी। तो इसको बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर। कंपनी अपने डिबेंचर को रिडीम यानी कि रिफंड भी करेगी। सर कंपनी कब रिफंड करती है ये कैसे पता चलेगा प्रैक्टिकली? मैक्सिमम 10 ईयर्स है ना, जो डिबेंचर सर्टिफिकेट है ना, जब कंपनी ये वाली स्कीम लॉन्च करती है तो कंपनी लिख देती है इसी में ही कि हम पब्लिक से लोन ले रहे हैं, यानी कि डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं 3 साल के लिए। तो जिसके पास 3 साल का पैसा सरप्लस है तो दे दो, 3 साल के बाद हम वापस कर देंगे। वो 3 साल भी हो सकता है, 1 साल भी, 10 साल भी, 10 साल से ज्यादा नहीं। लेकिन अगर वो कंपनी डीएलएफ कंपनी हुई, वो कंपनी अगर सौम्या कंपनी हुई, ये वो कंपनी है जो रेलवे के ब्रिजेस बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, टोल टैक्स वाली कंपनियां हुई, जो टोल टैक्स है, ये प्राइवेट कंपनियां होती हैं, इनको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज। सोचो अगर मेरे को दिल्ली से लेके अमृतसर तक एक हाईवे बनाना हो जिसके अंदर कम से कम 50 फ्लाईओवर बनेंगे, क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स क्या 5-7 सालों में पूरे हो जाते हैं? बेटा कभी पूरे नहीं होते। अगर आपको 100, 200, 400 किलोमीटर की एक लेन बिछानी है ना, जिसके अंदर वो भी आएंगी, कोई नदी भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है ना, तो ऐसी कंपनियों के प्रोजेक्ट ही अपने आप में 10-10 साल से ज्यादा चलते हैं।
तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं उनको बोला कि आप अपने डिबेंचर इशू कर सकते हो, माने पब्लिक से लोन ले सकते हो 30 साल तक। रिलायंस कंपनी पेट्रोलियम निकालती है, कितने साल तक डिबेंचर इशू कर सकती है? 10 साल तक। अच्छा, मोंगिया कॉमर्स एकेडमी कितने साल तक डिबेंचर? ठीक है जी। अशोक का फर्नीचर हाउस, कोई स्टील की, कोई एसी की कंपनी। अच्छा, एक है सोम्या बिल्डर्स जो रेलवे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। सर अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर है? अगर आएगा तो आपके पास लिखा हुआ आएगा दिस कंपनी इन्वॉल्व इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, या फिर लिखा आएगा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, तो उसके लिए अगर आप 10 साल लिख के आए गलत है। तो मुझे बताओ ये वाली कंपनियों को एक रिलैक्सेशन दी गई या हार्डशिप दी गई? कि आप अपना कर्जा ज्यादा टाइम के लिए ले सकते हो, यानी कि आप 15-20 साल के बाद भी वो लोन कर्जा चुका सकते हो, तो रिलैक्सेशन है ऐसी कंपनियों को। अच्छा, कंपनी के लिए डिबेंचर्स एक लाइबिलिटी होती है, मानते हो इस बात को? कंपनी के लिए डिबेंचर्स लाइबिलिटी है, क्यों? क्योंकि वापस भी तो करनी है। इंटरेस्ट छोड़ दो, इंटरेस्ट तो खर्चा है, खर्चा अलग चीज है, वो तो हमने हर 6 महीने हर साल बाद देना ही देना है। जो पैसा लिया उधार वो भी तो वापस करना है, तो लाइबिलिटी है। अब बात ये आती है कंपनी के लिए ये डिबेंचर करंट लाइबिलिटी है कि नॉन करंट लाइबिलिटी? अगर आपके डिबेंचर 1 साल से कम टाइम के लिए हुए तो करंट लाइबिलिटी, अगर 1 साल से ज्यादा के लिए हो तो नॉन करंट लाइबिलिटी। अब एग्जाम का तीसरा क्वेश्चन सुनो, कौन सी ऐसी लाइबिलिटी थी जो शुरू तो हुई थी नॉन करंट से बन गई करंट में? मतलब क्वेश्चन ऐसे नहीं आया था, वो मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन क्या है, मेरा तरीका अलग है। कौन सी ऐसी डिबेंचर्स या लाइबिलिटी थी जो स्टार्ट तो हुए थे नॉन करंट से, बाद में रह गए करंट? ना ना ना, कंपनी ने ना कंपनी बंद है, तो कंपनी बंद कर दी। कंपनी ने 10 साल के लिए डिबेंचर इशू किए। आज ये वाले डिबेंचर लिए हुए 9 साल खत्म हो गए, 9.5 साल खत्म हो गए। अब ये वाले डिबेंचर मुझे कब वापस करने हैं? 1 साल से पहले पहले। आधे बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझ में आया। मैंने 10 साल के लिए कर्जा लिया, अरे भाई अगर मैंने कर्जा लिया उसकी कोई डेट भी तो होगी, और फिर उसकी एक्सपायरी डेट भी तो होगी। एक्सपायरी डेट से पीछे पीछे जो टाइम बच गया 1 साल का कम टाइम, जैसे मैंने लिया 2020 में, 2020 में वो नॉन करंट लाइबिलिटी है, 2025 में भी नॉन करंट लाइबिलिटी है। जब 2029 आ जाएगा तो 2029 में तो मेरे को पैसे देने हैं ना 6-8 महीने में, साल में, तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखते हैं जी टॉपिक क्या है। सबसे पहला टॉपिक है इशू करने हैं डिबेंचर्स। इशू करने का सिंपल मतलब यही, 8 एंट्रीज। सर ये बहुत बढ़िया हुआ, ये सेम है, 8 एंट्रीज लिखेंगे जी, सेम एज शेयर्स। यही हमारा टॉपिक कल शुरू होएगा, ठीक है। डिबेंचर पार पे भी इशू कर सकते हैं, वही 10 वाला 10 में, 10 वाला 12 में। यहां पे आया नया पॉइंट, ये हाथ बना दो बेटा। डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे भी इशू किया जा सकता है, जैसे शेयर्स को, फॉरफिटेड वाले शेयर्स को डिस्काउंट पे कर सकते थे ना, ये वो वाले हैं। अच्छा इधर साथ में लिखा ही हुआ है, हाँ, बट शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। उसके बाद कितने और टॉपिक्स हैं देखना, टोटल 5 टॉपिक्स हैं, नहीं 6। बट ठीक है जी, कल हमारा ये टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, बाकी उसके बाद। ठीक है जी, ओके, टाटा बाय बाय।